हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, यूपीएससी सीसेट 2026 का पेपर खत्म हो चुका है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के वो डिफिकल्ट क्वेश्चन जिनको करने में आपको पेपर में बहुत सारी दिक्कत आई होगी। पेपर में दोनों तरह के क्वेश्चन थे, इजी भी थे, मॉडरेट भी थे और मुश्किल भी थे। तो इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन मेरे नज़रिए से मुझे मुश्किल लगे, हालांकि सारे मुश्किल नहीं थे, ठीक है, बट जहां जहां भी मुझे लगा कि ये क्वेश्चन में आपको एग्जाम में दिक्कत आ सकती थी, तो वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को इसलिए एंड तक देखिएगा। बट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं एक हमारी ऐसी ई बुक के बारे में। ये ई बुक के अंदर आपको यूपीएससी सीसेट का डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे 2019 से 2026 तक के, और सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जा करके डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन भाई। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 1/3 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2। अब जो x है वो छोटा है y से और इन दोनों की वैल्यू 2 से छोटी है और 1/3 से ग्रेटर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमेशा करेक्ट होगी। देखो, अगर मैं पहली स्टेटमेंट को देखूं, x प्लस 1/x लेस देन y प्लस 1/y, कि ये हमेशा करेक्ट होगा। अब आप कोई भी वैल्यू उठा लो, मैं कहूं कि x की वैल्यू हमने ले ली 1/2 और y की वैल्यू ले ली हमने 1। आप चेक कर सकते हो ऐसे वैल्यूज लेके, दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं भाई। अब मैं ये वैल्यू जब यहाँ रखता हूँ तो ये बन गया 1/2 और 1/1/2 बन गया 2, लेस देन y कितना है 1 और प्लस ये भी कितना हो गया 1/y भी 1 ही होगा। अब ये 2 प्लस 1/2 कितना हो गया 5/2 और लेस देन 2। क्या ऐसा होता है कभी? 5/2 का मतलब तो 2.5 है भाई, तो ये 2 से लेस कैसे हो गया? तो ये तो करेक्ट नहीं होगा भाई। मतलब प्रैक्टिकली आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। दूसरा जो जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या है, देखो दिया है कि √1 + y² डिवाइड बाय y लेस देन √1 + x² लेस देन x। ठीक है भाई। अब मैं इस y और x को भी रूट के अंदर ही ले जाता हूं। जब मैं इसको रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये बन गया 1 + y² डिवाइड बाय y², पूरे के ऊपर रूट है, लेस देन ये बन गया √1 + x² डिवाइड बाय x²। अब इसको अगर सिंपलीफाई कर लें नॉर्मली तो ये बन गया 1/y² प्लस 1 y² लेस देन, इधर रूट, ये बन गया 1/x² प्लस 1। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब देखो, रूट से रूट कैंसिल कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + y² प्लस 1 लेस देन 1 + x² प्लस 1। ठीक है, अब इस 1 का तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा ना, दोनों तरफ प्लस प्लस हो रहा है भाई। अब ये y² और x² है, ठीक है, कि 1/y²। अब 1/y², अब देखो ये हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, अब मैं कहूं कि सपोज एग्जांपल के तौर पे कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो x² क्या होगा भाई 4 होगा और y² क्या होगा 9 होगा। यानी x लेस देन y था तो x² भी लेस देन y² है। बट जब रेसिप्रोकल हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। अब जैसे अगर इसको यहां से 1/x² लोगे तो ये 1/4 हो गया, और यहां से लोगे तो 1/y² तो ये 1/9 हो गया। अब 1/4 होता है 0.25 और ये होता है 0.11। तो अब कौन ग्रेटर हुआ? अब y 1/y² ग्रेटर हुआ 1/x² से। समझ पा रहे हो ना? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यही तो है ना भाई, कि x जो है वो लेस देन y है, तो x² भी लेस देन y² होगा। बट 1/x² जो है वो ग्रेटर देन 1/y² होगा हमेशा। और यही चीज यहां से आ रही है भाई कि 1/x² जो है वो ग्रेटर है 1/y² से। तो ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होगी। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो पहला ही क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार था, ठीक है, अच्छा सवाल था भाई। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। What is the minimum number of times one needs to measure to get 298 liter of water from a tank if the measuring cylinders have capacities 1 liter, 6 liter, 25 liter and 100 liter? ठीक है, minimum number of times कह रहा है one needs to measure to get 398 liter of water। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले तो मैं अगर 100 लीटर काउंट कर लूं, अब सिंपली आप करोगे, मिनिमम कह रहा है वो,
what is the minimum number of time one need to measure to get 298 liter of water from a tank if the measuring cylinders have capacities 1 liter, 6 liter, 25 liter एंड 100 लीटर। ठीक है भाई, आप इसको ना बहुत अलग 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 तरीके से जैसे भी चाहो आपको ठीक लगे वैसे वैसे कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है भाई, तो अगर मैं 100 लीटर काउंट करता हूं तो कितना हो जाएगा? 100 100 100 100 200। ठीक है भाई, फिर आप कैसे कर सकते हो इसको काउंट? मेजरिंग सिलेंडर्स हैव द कैपेसिटीज 1 लीटर, 6 लीटर और या तो देखो यहां से ना आपके दिमाग में दो चीजें आ सकती हैं कि आप 5 भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने 13 भी लगाया होगा। देखो एक तरीका तो ये है कि मैंने 100 100 3 बार मेजर कर लिया तो कितना हो गया? 300 लीटर। फिर इसमें से 1 लीटर के मेजरमेंट से 2 बार निकाल दिया तो कितना बच गया? 298। भाई ये एक बॉक्स है, यहां 100 लीटर 100 लीटर 100 लीटर 3 बार डाला, फिर उसमें से 1 लीटर 1 लीटर 2 बार निकाल लिया तो 5 बार में मैं इसको मेजर कर सकता हूं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। कुछ लोग इसको ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसे भी हो सकता है जैसे मैं बता रहा था कि 100 लीटर हो गया 2 बार, फिर 25 लीटर 25 लीटर 25 लीटर 3 बार। ठीक है, ये 75 हो गया भाई, तो हो गया 275। तो 2 और 3 5 बार मेजर कर लिया हमने। फिर 6 लीटर से मेजर कर सकते हैं हम इसको, तो 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर, तो 4 बार ये हो गया भाई, 6 चौका 24। ठीक है, तो 299 लीटर। ठीक है, और फिर एक बार और करेंगे 1 लीटर के साथ तो फिर 10 आएगा, 10 तो है ही नहीं, समझ रहे हो ना, 10 तो है ही नहीं। तो मतलब आप बाकी जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ा लो, बट जो परफेक्टली जो यहां पे मेजर कर सकते हो ना वो ये एक तरीका है कि 3 बार 100 100 लीटर डालो, 1 लीटर 2 बार निकाल लो और फिर आप उसके बाद उसको मेजर कर लिया हमने तो 5 बार में वो हो गया। यहाँ ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि निकाल नहीं सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं, मेजर ही करना है ना भाई, यही प्रैक्टिकल है, यही सही तरीके से। किसी ने 13 निकाला है, कोई बता रहा था मुझे कि 13 भी है, या ऐसे करके देखेंगे तो 10 से भी हो सकता है, या और दूसरे तरीके भी हो सकते होंगे, बट हमारे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेट नेमली 1 kg 2 kg 5 kg एंड 10 kg। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वेज वन कैन मेजर 20 kg इफ एट लीस्ट 8 but not more than 11 weight of 1 kg are to be used while measuring। कि जो 1 kg का है, 1 kg का वेट है वो एटलीस्ट 8 बार और नॉट मोर देन 11 यानी 8 9 10 और 11 बार 1 kg के वेट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब ये 1 kg का वेट है भाई, अगर सपोज सबसे कम हम इसको 8 बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये 8 टाइम्स हमने यूज कर लिया। ठीक है भाई, अब 2 kg का वेट भी है हमारे पास और 5 kg का वेट भी है हमारे पास और 10 kg का वेट भी है हमारे पास। अब बाकी की परमुटेशन क्या बन सकती है? अगर 1-1 किलो के 8 टाइम्स यूज हो गया तो 8 किलो तो हो गया, क्योंकि टोटल तो 20 kg है। अब 12 टाइम्स कैसे हो सकता है भाई कि इसको एक बार यूज कर लूं 10 kg को और इसको एक बार यूज कर लूं, तब भी हो गया। या 5 बहुत टेढ़े हैं, आगे जाके बीच में आपको लगेंगे बहुत सारे क्वेश्चन की आसान है। क्या है देखो नेक्स्ट, 3 वेरिएबल है x y एंड z, टेक वैल्यूज 2 3 4 एंड 5 सच दैट देयर वैल्यूज आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं। इफ m एंड n डिनोट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, m जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू डिनोट करेगा और जो n है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू डिनोट करेगा। फॉर द एक्सप्रेशन x इंटू वाई प्लस जेड, तो m माइनस n बताओ। अब देखो भाई m जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है, अब डिस्टिंक्ट वैल्यू 2 3 4 5 हो सकती है x y z की। अगर मैं m निकालूं, m लार्जेस्ट, अगर m लार्जेस्ट होगा तो x और y की वैल्यू लार्जेस्ट ही तो लेंगे ना भाई। 4 इंटू 5 कर लो, 5 इंटू 4 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब z की वैल्यू 2 या 3 में से कुछ भी हो सकती है, बट अगर हमें लार्जेस्ट लेना है तो लार्जेस्ट लूंगा ना 3, तो मतलब m की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम 23।
अब n क्या है, n है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करूंगा भाई, x और y की वैल्यू स्मॉलेस्ट लूंगा। अब z की वैल्यू 4 या 5 में से कुछ भी हो सकती है, बट मैं 4 लूंगा। क्यों लूंगा 4? क्योंकि स्मॉलेस्ट निकालना है भाई। तो ये 6 + 4 कितना हो गया, 10। तो m - n, m की वैल्यू 23, n की 10, तो m - n कितना होगा, 13। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। Suppose x, y and z are variables taking positive real number as their possible values. It is given that y is directly proportional to x square. Y जो है that is directly proportional to x square. And x is inversely proportional to z. x is inversely proportional to z. ठीक है, तो for z is equal to 7/25, the values of x and y are 5 and 50. x और y की वैल्यू, x अगर 5 है, y कितना है 50 है, जब z कितना है 7/25। ठीक है भाई, बात को समझे। अब वो कह रहा है कि y इज 98, देन z इज, व्हाट इज z इक्वल टू, तो z किसके इक्वल होगा। अब एक बात बताओ सिंपली, कि अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो x स्क्वायर भी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, 1/z² होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं वाई ले लूं, तो वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो वाई इंटू जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ भी होगी भाई, होगी कि नहीं होगी। अब जेड की वैल्यू कितनी, अब जेड की वैल्यू ले लें 7/25 जो भी दिया है, वाई की वैल्यू ले लें 50। ठीक है, y की वैल्यू ले लें 50। अब हमें क्या निकालना है, इसी के बेस पे अगर y की वैल्यू 98 हो तो z की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पुट कर लो ना भाई। तो y कितना 50 इंटू जेड स्क्वायर 7/25, लेकिन कब, जब y कितना 98 तो z स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सेम सिमिलर रख लेंगे। तो ये स्क्वायर है, सॉरी, तो ये हो गया 50 इंटू 7/25, 7/25, और ये 98 भी इधर आके डिवाइड करेगा 1/98, और ये बच गया जेड स्क्वायर। अब देखो 25 से गया 2, 7 से गया 14, और 7 से गया 2, और 2 से गया 2, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया 1/25 के, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। टेढ़े सवाल होंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन, आपने पहले नहीं देखे होंगे अभी तक, ना आपने प्रैक्टिस किए होंगे। हालांकि हमने हमारी जो क्विजीज हैं वहां पे डाले हुए हैं, और बहुत बार बच्चे बोलते भी हैं कि सर ये क्या डाल दिया आपने। ठीक है, बट अलग अलग तरह के हम कोशिश करते हैं कि चीजें आपको प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर टू रनर्स हु रन फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन द सेम सर्कुलर ट्रैक। दे स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड्स। When x completed 7 राउंड, y did exactly 5। ठीक है, जब x 7 राउंड कंप्लीट करता है तो y 5 करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड, y changed his direction and started running in the opposite direction with the speed which is double of his earlier speed. On the other hand, x continued to run with the same speed. They stopped running when x completed exactly 21 राउंड। तो how many times did x and y meet after they had started and before they finally stopped? एक बात बताओ सिंपली, पहली बात तो पूरी जो जर्नी है वो 21 राउंड की है, कि जब तक x के 21 राउंड कंप्लीट नहीं होती वो रुक नहीं रहे। ठीक है, अब x ने जब 7 राउंड लगाए तब y ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, तो ये दो फेज में हो गया, एक तो 7 राउंड फेज 1, दूसरा 14 राउंड फेज 2। बोलो भाई, क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं रिलेटिव स्पीड देखूं, अब x 7 राउंड लेता है, 5 2 राउंड लेता है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी भाई, 2 राउंड। ठीक है, मतलब 7 राउंड में वो 2 बार मिले होंगे। ठीक है, अब यहां पे उसने 14 राउंड में, अब सिंपल सी एक चीज समझो, अब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 7 + 10। 10 क्यों हुआ, क्योंकि उसने डबल कर दी अपनी स्पीड। दूसरा वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया,
स्पीड को डबल कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी अब 17। जब 7 राउंड में 2 टाइम मीटिंग हुई तो ये 7 का डबल है ना भाई, तो मतलब 17 का डबल, तो उनकी मीटिंग कितनी बार हुई होगी 34 टाइम। बट 34 में से 1 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बिफोर दे फाइनली स्टॉप्ड बोला है, बिफोर दे फाइनली स्टॉप, तो मतलब लास्ट वाला काउंट नहीं होगा तो 33 टाइम, तो 2 टाइम यहां और 33 टाइम यहां, तो वो टोटल 35 टाइम्स मिले होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बात को समझे सारे। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर 5 मार्क्स आर आंसर्ड फॉर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कि जितने भी वो राइट करेगा, जितने भी राइट करेगा तो उसको 5 मार्क्स मिलते हैं। एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर, अगर जितने भी वो रॉन्ग करेगा तो 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन एंड गोट ए स्कोर ऑफ 69, तो 69 मार्क्स आते हैं उसके ऐसे। हैड ही हैड बीन अवार्डेड 4 मार्क्स फॉर ए करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर, ही वुड हैव स्कोर्ड 84। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द क्वेश्चन पेपर? अब एक बात सिंपली मान लीजिए आर उसके राइट है और डब्ल्यू उसके रॉन्ग है, तो यहां से उसका स्कोर 5r माइनस 2w दैट इज इक्वल टू 69। अगर यहां से देखूं तो 4r माइनस 1 रॉन्ग और 84। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है भाई। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये बन गया 8r माइनस 2w दैट इज इक्वल टू 168, और इक्वेशन 1 है 5r माइनस 2w दैट इज 69। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, तो 3r दैट इज इक्वल टू 99। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से गया 33। अब ये वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, यहां पुट कर लो, 5r 5 इंटू 33 माइनस 2 रॉन्ग दैट इज इक्वल टू 69, तो ये 165 माइनस 69 दैट इज इक्वल टू 2 रॉन्ग, तो 2 रॉन्ग इज इक्वल टू 96, तो रॉन्ग कितना आ गया 48। तो उसने राइट किए इतने, रॉन्ग किए इतने, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं पेपर में 33 प्लस 48 यानी कि 81, क्योंकि उसने तो सारे ही अटेम्प्ट किए हैं भाई। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं था ये। मुझे जो लगा कि पहला सवाल ऐसा आया जो आप बिल्कुल सीधा सीधा सोच सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखो क्या कह रहा है। एन एक्सप्लोजन टेक प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन आर्मी कैंप। ठीक है, कोई आर्मी का कैंप है और फ्रॉम ए सर्टेन डिस्टेंस यहां एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, धमाका होता है। ठीक है, एज सुन एज द सेंसर इन द कैंप रिसीव द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन ए ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग। मतलब यहां से यहां तक साउंड आता है, साउंड आता है, साउंड। ठीक है, साउंड ट्रैक होता है, उसके तुरंत बाद ए ड्रोन स्टार्ट फ्लाइंग टुवर्ड द स्पॉट ऑफ द एक्सप्लोजन। एक जो फर्स्ट ड्रोन है वो स्टार्ट करता है, जाके देखना। द ड्रोन क्लिक्स अ पिक्चर फ्रॉम द स्पॉट एंड द कैंप रिसीव्ड इट एट द सेम टाइम। बिल्कुल एग्जैक्टली ये पहुंच भी जाता है वहां, एक पिक्चर लेता है और कैंप उसे तुरंत कैप्चर कर लेता है। इमीडिएटली अनदर ड्रोन स्टार्ट फ्लाइंग टू द स्पॉट एंड इट ऑल्सो सेंड ए पिक्चर एज सुन एज इट रीचेज द स्पॉट। द 2 पिक्चर्स वर रिसीव्ड एट 5:02 PM एंड 5:05 PM। ठीक है भाई, एक 5:02 PM पे रिसीव हुई और एक 5:05 PM पे रिसीव हुई। If the speed of the drone is 30 मीटर पर सेकेंड, at what time did the explosion take place? ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज बताओ भाई कि एक ड्रोन 5:02 पे भेज रहा है, दूसरा 5:05 पे भेज रहा है, मतलब दूसरे ड्रोन को वहां तक जाने में 3 मिनट लगे होंगे। 3 मिनट का मतलब है 180 सेकेंड, और 180 सेकेंड और ड्रोन की स्पीड है 30 मीटर, तो जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो 180 इंटू 30 कितने मीटर है, वो 5400 मीटर का डिस्टेंस है। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5400 मीटर का है। ठीक है, तो इन एट व्हाट टाइम डिड द एक्सप्लोजन टेक प्लेस, वो कह रहा है कि धमाका कितने बजे हुआ। भाई धमाका अगर मुझे ये पता चल जाए, ठीक है, कि साउंड को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, एक तो यही पता चलना चाहिए भाई कि साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो साउंड की स्पीड देख लो, और दूसरा ड्रोन को कितना टाइम लगा, कि ड्रोन ने अगर 5:02 पे भेजी है पहली पिक्चर और ड्रोन यहां से यहां 3 मिनट में जाता है,
तो मतलब 5:02 से 3 मिनट पहले, और माइनस साउंड को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, तभी तो धमाका हुआ होगा। अरे भैया ऐसा थोड़ा ना कि धमाका हो गया और तुरंत आया, साउंड को भी तो ट्रेवल करने में टाइम लगता है भाई। तो 3 मिनट में तो ड्रोन पहुंचा, ये तो हमें पता चल गया कि 5:02 पे एक ड्रोन ने पिक्चर भेजी, 5:05 पे दूसरे ने भेजी, इमीजिएट जैसे उसने पिक्चर भेजी दूसरा इमीजिएट, ये देखो, द कैंप रिसीव्ड एट द सेम टाइम इमीजिएटली अनदर ड्रोन। तो दूसरे ड्रोन को अगर 3 मिनट लगे तो पहले को भी 3 मिनट लगे होंगे, दोनों की स्पीड तो सेम है। तो साउंड को ट्रेवल करने में अब 5400 मीटर, अब साउंड की स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, तो इसको ट्रेवल करने में 18 सेकेंड लगे, तो -18 सेकेंड और कर लो। तो 3 मिनट और 18 सेकेंड इसमें से माइनस होंगे, 2 गया तो 49, यानी कि 458 और 42 सेकेंड पे धमाका हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये जरूर देखा करो कि इतना आसान सवाल नहीं था, कुछ बच्चों ने सिर्फ 3 मिनट माइनस कर दिए। साउंड को भी तो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा ना भाई, बेवजह थोड़ा ना देगा वो साउंड की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 31, देखो भाई ये भी बड़ा शानदार सवाल था। मतलब इस तरह की चीजें पेपर 1 जब जीएस आया तो दिमाग खराब हो गया होगा, फिर सीसेट के स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख के भी तो ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आ सकती। देखो क्या है, 7 क्यूब्स आर आइडेंटिकल इन शेप, आइडेंटिकल इन शेप, ठीक है, सेम है मतलब। आउट ऑफ दिस द वेट ऑफ ईच ऑफ द 6 क्यूब इज इक्वल एंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग क्यूब इज लेस देन द वेट ऑफ द एनी अदर क्यूब। ठीक है, 6 जो है वो सेम वेट के हैं और जो एक है वो डिफरेंट वेट का है भाई। ए बैलेंस इज यूज्ड, बैलेंस का मतलब देखा होगा ना, पहले तराजू देखा हो आपने, ठीक है, एक तराजू होता था ऐसे करके, ये इधर से और ये बीच में से ऐसे ऊपर से बंधा होता था, ठीक है, बैलेंस कर लेते थे ऐसे करके। तो बैलेंस इज यूज टू आइडेंटिफाई द हाई लाइटेस्ट क्यूब, जो ये वाला डिफरेंट है इसको आइडेंटिफाई करना है भाई। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश द ओड क्यूब विद सर्टेनिटी। एक तो ये वर्ड पे ध्यान से फोकस किया करो, सर्टेनिटी का मतलब है कि हाँ भाई यही होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, इन टोटल 7 में से 6 क्यूब उठाए, 3 क्यूब यहां रख लिए, 3 क्यूब यहां रख लिए, ठीक है भाई, 3 क्यूब यहां रख दिए, 3 क्यूब यहां रख लिए। अब मैंने देखा कि ये तो सेम वेट के हैं दोनों, तो जो एक क्यूब बच गया वही डिफरेंट का होगा। ठीक है, आ गया मेरा आंसर, तो पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दिया मैंने। बट ये सर्टेनिटी नहीं है ना भाई, ये तो मेरा तुक्का लग गया कि दोनों तरफ बैलेंस बन गया, 3-3 आ गए, एक बच गया वो डिफरेंट का था, ये तो तुक्का है ना, ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये इधर की बजाय इधर हल्का है, मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों और ये तीनों इक्वल नहीं है, बट है तो एक ही तरफ गड़बड़ ना। मैंने देखा कि ये वाले लाइट है, मतलब इनका वजन ठीक है, ये लाइट है, तो मतलब जो लाइट वाला क्यूब है वो इसी के अंदर है, जो लाइट वाला क्यूब है वो इसी के अंदर है भाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन 3 क्यूब्स में से ये 3 क्यूब उठाए, इन 3 में से दोबारा इस तराजू पे 3 में से 2 उठा के रख दिए। अब या तो इन दोनों में से कोई एक लाइट होगा, बोलो भाई, या तो इन दोनों में से कोई एक लाइट होगा, हल्का होगा, या फिर अगर ये दोनों इक्वल है तो जो तीसरा बच गया वो हल्का होगा। मतलब मुझे 2 अटेम्प्ट में पता चल गया कि मैंने 3-3 क्यूब रखे, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये वाला लाइट है 7th वाला, बट ये सर्टेनिटी नहीं है। इन दोनों में से ये इक्वल वेट के नहीं है, इनमें से सपोज ये लाइट है इनसे, तो फिर ये 3 उठाऊंगा मैं और इन 3 में से 2 निकाल के मेजर कर लूंगा। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो तीसरे वाला लाइट होगा, और अदरवाइज दोनों में से एक लाइट है तो पता ही चल गया हमें। ठीक है, तो कितने अटेम्प्ट है, 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 46 देखो भाई, और ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है 46, है ना, बहुत लोगों ने गलत भी किया इसे। ए इज अ 2 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट, एक 2 डिजिट नंबर है विद डिफरेंट डिजिट, मान लीजिए XY है। मैं थोड़ा पानी पी लूं, गला सा सूख रहा है, आप लोग ट्राई करो तब तक। B is also a 2 digit number and is obtained by reversing the
डिजिट्स ऑफ ए, तो बी कितना आएगा भाई, वाई एक्स। ठीक है, इफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 27, पहली बात तो ये एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, 10x प्लस वाई। इस वाई एक्स का मतलब है 10y प्लस एक्स, तो a माइनस बी करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 27, यानी 27, फिर इसका मल्टीपल कितना 54, ठीक है, फिर इसका कितना आ जाएगा भाई 81, 2 डिजिट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है भाई, अब ये बन गया 9x माइनस 9y, दैट इज इक्वल टू 27, 54, 81, तो x 9 से डिवाइड हो गया, दैट इज 3, 6 और 9। अब ये कब कब पॉसिबल है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कब कब पॉसिबल है। अगर मैं इसको, देखो पहली बात तो ये बड़ा है a, तो इसको अगर मैं 9 लूं तो ये 6 ले लूं भाई। ठीक है, अगर इसको 8 लूं इसको 5 ले लूं, अगर इसको 7 लूं तो इसको 4 ले लूं, इसको 6 लूं इसको 3 ले लूं, इसको 5 ले लूं तो इसको कितना ले लूं 2 ले लूं, इसको 4 ले लूं इसको 1 ले लूं। कुछ लोगों ने 3 और 0 भी ले लिया। भाई जब उल्टा करोगे वाई एक्स बनाओगे तो 2 डिजिट का नंबर कहां बनेगा, तो ये नहीं लेना है। तो ये कितने केस में पॉसिबल है, 3 और 3 6 केस में पॉसिबल है। अब x माइनस वाई कितना 6, ये 9 ले लें ये 3, ये 8 ले लें ये 2, ये 7 ये 1, तो यहां 3 केस पॉसिबल है। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 9 लोगे तो ये 9 कैसे 0, सॉरी 9 लोगे ये 0, तो 3 डिजिट का आएगा नहीं, तो 6 और 3 9 आएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट 48। देर आर 3 टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल, साइज क्या है 3x3, 3x7 और 3x11। अब ये बहुत प्रैक्टिकल से सवाल है यार, ये आराम से बनने वाला क्वेश्चन था। एन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ डायमेंशन 3x100, यानी टोटल 300 स्क्वायर फीट जो भी है इंच एरिया है। अब इज टू बी कवर्ड यूजिंग दीज टाइल्स विदाउट ब्रेकिंग देम, भाई बिना ब्रेक किए यूज करना है। इफ एक्स एंड वाई आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टाइल ऑफ वेरियस साइज, एक्स जो है वो मैक्सिमम टाइल, वाई जो है वो मिनिमम टाइल। ठीक है भाई, तो बताओ कि दैट कैन बी यूज टू कवर दैट, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा। अब मैक्सिमम टाइल कितनी लग सकती है भाई, मैक्सिमम, अब 300 स्क्वायर फीट एरिया है मान लीजिए, और 3x3 की छोटी से छोटी टाइल है, तो मैक्सिमम टाइल कब लगेंगी, जब छोटी से छोटी टाइल का यूज करेंगे। तो 3x3 की टाइल 9 एरिया कवर करेगी, 9 स्क्वायर फीट जितना भी है। ठीक है, अब अगर ये 9 कवर करेगी तो ये मैं कितनी टाइल लगा दूं, क्योंकि तोड़नी भी नहीं है ना, ये ध्यान रखना। अगर मैं सपोज ये 33 टाइल लगा दूं तो ये एरिया तो 297 कवर कर लेगी, बट जो 3 फीट बच गया वो कैसे कवर करेंगे, फिर ये और ये टाइल यूज करेंगे वो तो तोड़नी पड़ेगी। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या थी कि 3x3 की 9 वाली हम 30 टाइल यूज करें, तो ये 270 एरिया कवर कर देगी। ठीक है भाई, फिर एक टाइल और यूज कर लें, एक टाइल और 9 वाली यूज कर लें, तो 9 कवर हो गया। फिर एक टाइल 3x7 की यूज कर लें हम, ये 21 एरिया कवर करेगी, तो हमारा पूरा 300 कवर हो गया। कितने टाइल लगी, 32 टाइल लगी, तो मैक्सिमम टाइल लगेंगी 32, और मिनिमम कितनी लगेंगी भाई, जब मैक्सिमम साइज की यूज करेंगे हम, यानी 3x11 की यूज करते हैं तो 33 एरिया कवर करती है भाई। ठीक है, अब 33 की हम कितनी टाइल यूज करें, मैंने की थी, अगर हम 33 की 8 टाइल्स यूज कर लें, 8 टाइल्स, तो 8 या 24, 264 कवर हो गया भाई। और फिर 3x3 की ये 9 है, ये 4 टाइल यूज कर लो, ये 36, तो टोटल 300 हो गया, तो यहां 12 टाइल में काम चल जाएगा। तो मिनिमम 12 टाइल, मैक्सिमम 32, तो 32 माइनस 12, इनका जो डिफरेंस है दैट इज 20। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ पाए, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा गजब का सवाल है ये भी। ए ट्रेन हैज टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 800 किलोमीटर इफ इट मीट्स अ माइनर एक्सीडेंट। ठीक है भाई, एक्सीडेंट से मिलती है,
अब तीन सिचुएशन है, ये बिफोर एक्सीडेंट, ठीक है, फिर एक्सीडेंट से मिल जाती है तो इट्स स्पीड बिकम हाफ, तो यहां स्पीड इसकी हाफ हो जाती है जो भी है। इफ देर इज अ मैकेनिकल डिफेक्ट द स्पीड बिकम्स 1/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग स्पीड, मतलब इसका मैकेनिकल इफेक्ट जब होगा तो इसका 1/4 हो जाती है स्पीड, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑन इट्स वे द ट्रेन मीट्स विद अ माइनर एक्सीडेंट आफ्टर 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर बिना किसके चली, बिफोर एक्सीडेंट, एंड 400 किलोमीटर देर आफ्टर डेवलप अ मैकेनिकल डिफेक्ट, ठीक है। तो 400 किलोमीटर फिर चली एक्सीडेंट के बाद, फिर माइनर मैकेनिकल वो हो गया भाई, तो फिर बाकी का मैकेनिकल उसके साथ 200 किलोमीटर कवर किया होगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि हैड द ट्रेन डेवलप द मैकेनिकल डिफेक्ट आफ्टर 200 किलोमीटर, यानी कि अब ये बिफोर, ये 200 किलोमीटर ही, ठीक है, लेकिन अब यहां मैकेनिकल इफेक्ट हो जाए तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसका 1/4, एंड मेड द माइनर एक्सीडेंट 400 किलोमीटर, फिर यहां 400 किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद फिर एक्सीडेंट से मिले और तब स्पीड होगी 1/2, तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर मोर, तो इस केस में इससे यानी 200 किलोमीटर यहां चलेगी तो 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो एक तरीका तो एक्स ले लो, एक तरीका तो एक्स ले लो भाई, कि मान लीजिए स्पीड एक्स है तो यहां टाइम लगेगा 200/x, यहां लगेगा भाई 400/, एक्स लिए तो एक्स का 1/2 0.5x, फिर यहां 200 फिर इसका 1.5 लोगे 0.2x, ऐसे करके करोगे। एक तरीका है बाय ऑप्शन उठा लो। पहला ऑप्शन अगर 200 उठाता हूं तो यहां कितना टाइम लगा, 200/200 1 आवर, फिर स्पीड होगी आधी यानी 100, तो 100 से यहां लगे 4 घंटे, फिर 100 का 1/4 होगी 25, तो यहां लगे 8 घंटे, तो टोटल लगे 13 आवर्स। अब यहां देखो पहले स्पीड अगर 200 है तो यहां लगा 1 घंटा, फिर यहां 1/4 होगी यानी 50 होगी, तो यहां लगे कितने आवर, 8 आवर्स, फिर 50 का 1/2 हो गया यानी 25, यहां लगे 8 आवर्स, तो 8 8 16 + 1 यहां लगे 17, तो लगे कि नहीं लगे 4 आवर मोर, तो यही स्पीड है उसकी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि आपको खुशबू आ रही थी क्या सर कि 200 ही आएगा, भाई 100 का मल्टीपल मतलब इसके फैक्टर 100 200 ऐसे ही बनते हैं, तो या तो 100 होगा या 200 होगा, ऐसे ट्राई कर लो, इतना भी नहीं उलझाता है, ये कैलकुलेशन बैंक देता है, एसएससी की इसकी यूपीएससी की कैलकुलेशन ऐसी ही होती है, ये आपको बस क्वेश्चन में फंसाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इन ए रिक्रूटमेंट प्रोसेस the selection of candidate is based on their performance in 3 components. The weightage of the component is component 1 2 and 3 are 0.2 0.3 और 0.5. तो use the data given below and find the cutoff score if exactly 3 candidate are to be selected. भैया 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं तो टॉप के 3 का स्कोर देख लो कितना है, और उन टॉप के 3 में जो थर्ड वाले का स्कोर होगा वो कट ऑफ होगी। अब पहले का स्कोर कितना बना भाई, कंपोनेंट में स्कोर इन कंपोनेंट 1 5 और इसकी वेटेज कितनी है 0.2, तो 5 इंटू 0.2 प्लस फिर इसमें 4 इंटू इसकी वेटेज है 0.3। अरे जैसे कहते हैं ना कि मेंस का स्कोर और इंटरव्यू तब जाकर के, और मेंस के स्कोर की वेटेज है 80%, तो मेंस में जितना स्कोर है उसका 80 लेंगे और इंटरव्यू में जितना आया उसका 20 लेंगे, तब जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में कट ऑफ ऐसे ही बनती है, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया 6 इंटू 0.5, तो ये 5 इंटू 0.2 1, ये 1.2 और ये 3, तो इसके मार्क्स आ गए 5.2। अब इसका देखोगे तो 4 इंटू इधर ही कर लूँ, 4 इंटू 0.2 सीधा लिख रहा हूँ 0.8 प्लस 6 इंटू 0.3 1.8, 5 इंटू 0.5 2.5, तो ये 5.1 बन गया भाई। ये 3 इंटू 0.2 0.6, 2 इंटू 0.6 8 इंटू 0.4, तो ये 5.2 बन गया भाई। ये 9 इंटू 0.2 1.8, 4 इंटू 0.3 3 इंटू 1.5 3 और ये 4.5 बन गया। ये 8 इंटू 0.2 1.6, 8 इंटू 0.3 2.4, 2 इंटू ये 1, तो इसके 5 आए।
तो टॉपर का स्कोर कितना है 5.2, ये 5.2, ये 5.1, ये तो गए दौड़ से बाहर, ये तीन ही सेलेक्ट होंगे। तो 5.2, 5.2 और 5.1, तो कट ऑफ कितनी है 5.1। 5.1 से नीचे नहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है। देर आर टू केमिकल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, एक कंटेनर कंटेन्स 10 लीटर ऑफ द केमिकल ए जो है वो 10 लीटर है। ठीक है भाई, अब इसमें से क्या किया, 1 लीटर ऑफ द केमिकल इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद बी। तो अब इसमें ए रह गया 9, बी हो गया 1। ठीक है भाई, लेकिन टोटल मिक्सचर जो है वो अभी भी 10 नहीं है। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि ये एक बार फिर किया और फिर एक बार फिर किया, तो मतलब 2 बार और किया ये। तो ऐसे सवालों के लिए हमने एलिगेशन मिक्सचर में स्पेशल ट्रिक समझा रखी है आपको कि जो ओरिजिनल था ना वो ए था, तो ए का मिक्सचर के साथ रेशियो बना लो आफ्टर 1 टाइम। तो आफ्टर 1 टाइम ये कितना बन गया 9/10। अब जितनी बार भी रिपीट कर रहा आप भी रिपीट कर लो, 2 बार रिपीट किया 9/10 9/10, तो फाइनली उसके अंदर ए रहेगा इतना और मिक्सचर रहेगा इतना। बट मिक्सचर तो 10 ही है ना भाई, भाई मिक्सचर तो 10 ही है ना। ठीक है, हालांकि उसने ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ बी। अब अगर टोटल मिक्सचर 1000 है और उसमें ए का पार्ट 729 है, तो बी की वॉल्यूम कितनी होगी 1000 माइनस 729 यानी कि 271। तो बी की वॉल्यूम कितनी है 271 बाय 1000, और टोटल कितना परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100, तो लगभग 27.1% है बी उसमें। तो उसने ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली बोला है तो 27 आ गया। मतलब ये एलिगेशन मिक्सचर का कंसेप्ट है रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, बड़ा वो कंफ्यूज कर दिया कि केमिकल एक दूसरे को रिएक्ट नहीं करते, ये नहीं करते। आदत है यूपीएससी की, सीधा सीधा कुछ पूछता ही नहीं है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर एम्प्लॉयज अ डिलीवरी बॉय एंड गिव्स हिम ए मोटरसाइकिल फॉर होम डिलीवरी। फॉर एवरी डिलीवरी द बॉय गिवन ₹5, 5 रुपए मिलते हैं उसको भाई। एट द एंड ऑफ द डे ही ऑल्सो गेट्स 2 फॉर एवरी किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द डे। तो ₹2 मिलते हैं पर किलोमीटर जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। द बॉय वांट्स टू अर्न मोर देन 500 अ डे, 500 से ज्यादा अर्न करना चाहता है, बट डज नॉट वांट टू ट्रेवल मोर देन 100 किलोमीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ डिलीवरी वुड हैव डेफिनेटली मीट हिज टारगेट। ठीक है, अब भाई वो लेस देन 100 किलोमीटर ट्रेवल करना चाह रहा है। ठीक है, अब ये तो पता नहीं है कि 1-1 किलोमीटर पे भी डिलीवरी हो सकती है। मान लीजिए उसने 90 डिलीवरी कर दी भाई, 90 डिलीवरी कर दी, एक डिलीवरी के 5 रुपए 450, और एक डिलीवरी 1 किलोमीटर पे थी सारी की सारी, तो 90 गुना 1, 90 गुना 2, 100। नेक्स्ट 63 देखो भाई, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। एक्स और वाई इंटीजर है, तो क्या एक्स इवन होगा? आपको आंसर यस और नो में करना है। आप डेफिनेटली बोल पाओगे यस एक्स इज इवन, एक्स इज ऑड। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इवन। मैं कहूं कि एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, एक इवन ले लो एक ऑड ले लो। ठीक है भाई, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 36 आएगा, इवन है, बिल्कुल सही है ना। अब मैं x को ओड ले लूं और इसको इवन ले लूं, y को ले लिया 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो तब भी इवन आएगा भाई। और अगर दोनों को इवन ले लूंगा तो तब तो इवन आएगा ही, x की वैल्यू में 2 ले लूं, y की वैल्यू 4 ले लूं, तो इवन आ रहा है भाई। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों को ओड ले लूं, x की वैल्यू 3 ले लूं, y की वैल्यू 5 ले लूं, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 225। अब तो गड़बड़ होगी भाई, ये तो इवन नहीं आया ना। है ना, यही इवन नहीं आया। तो वो कह रहा है कि एक्स इज इवन, ये जरूरी नहीं है, एक्स ओड लेने पे भी ये इवन आ रहा है।
तो x की वैल्यू इवन लेने पे भी इवन आ रहा है, एक्स की वैल्यू ओड लेने पे भी इवन आ रहा है, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि हम x इवन होगा। अब अगर यहां देखूं, अब यही वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहां पुट करूं, देखो 1, x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, y 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 14, कहां ओड है। फिर ये देखो x की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, y की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 26, इससे भी नहीं। अगर दोनों को 2 2 2 और 4 ले लें, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 21 आ गया भाई। ये देखो, इससे अगर दोनों ओड हैं, फिर अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 ले लें, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 35, तब भी दिक्कत है भाई। तो अगर मैं x को 2 लेता हूं और y को 4 लेता हूं तब भी ये ओड आता है, और अगर मैं x को 3 लेता हूं, y को 5 लेता हूं तब भी ये ओड आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, ये दो केस बच गए ना मेरे पास, यहां से ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ये तो ओडी आ गया, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि x की वैल्यू 2 ले लें, y की वैल्यू 4 ले, तो दोनों केस में सही बनेगा, यहां भी और वहां भी। तो x बोल सकते हैं इवन है, इवन है, क्योंकि जहां ये ओड लिया था ना x, जब भी मैं x को ओड ले रहा हूं तो वो तो इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दोनों को मिला के हो जाएगा। सेलेक्ट दिस ऑप्शन if the question can be answered using both the statement together but cannot answer using either statement alone। ठीक है, चलो नेक्स्ट 64। x is a collection of certain odd number, x जो है वो certain odd number है भाई, odd number। y is a collection of certain even number and t consists of the number all of which are either from x or y, x या y से। तो इज एवरी नंबर ऑफ t फ्रॉम y, कहने का मतलब है कि ये सारे नंबर क्या इवन होंगे, आंसर बताना है यस और नो। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट, द सम ऑफ एनी टू नंबर बिलोंग्स टू t इज इवन, t इज इवन भाई। अब दो नंबर का सम इवन कब होता है, या तो वो दोनों ओड हो या वो दोनों इवन हो। द सम ऑफ एनी टू नंबर बिलोंगिंग टू टी इज इवन, कैसे हो सकता है, ओड से भी तो हो सकता है ना भाई। अगर मैं टी, जरूरी नहीं है ना, अगर एक्स वाले उठा निकल आए उसमें से, तो वो भी तो इवन हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा है, तो इससे तो नहीं होगा। If both p and q are picked from t, then p minus 1 into q is even, p minus 1 into q is even, ये भी जरूरी नहीं है भाई। अगर मैं p की वैल्यू सपोज 3 ले लेता हूं और q की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, 5 ले ली, दोनों ओड हो गए भाई, और ये देखो इवन भी आ गई प्रोडक्ट 10। ठीक है, मैं p की वैल्यू 4 ले लेता हूं -1, q की वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो ये तो 3 ओडी आया, जरूरी नहीं है, तो इससे भी नहीं होगा, और दोनों को मिला के भी नहीं होगा। तो सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक ये भी था इससे 65। इफ एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर, एक्स वाई जेड क्या है, इंटीजर है, ईच ग्रेटर देन 1, देन एक्स इज ए प्राइम नंबर। ग्रेटर देन 1 है और एक्स एक प्राइम नंबर है, वो कह रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर दैट इज 116। अब इसको मैं ब्रेक करूं 116 को, ये 2 से गया भाई 58, 2 से गया 29, आगे ब्रेक ही नहीं होगा, तो मतलब ये हो गया ना 29 इंटू 2 का स्क्वायर, और कोई संभावना ही नहीं है। आप सोचोगे 1 से तो ग्रेटर है भाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 29 आएगी, 29 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्या x एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल डेफिनेटली प्राइम नंबर है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से। फिर यहां देखो 261, 3 से गया, 3 8 जा 7, 3 से गया फिर 29। ठीक है,
अब यहां पे x इंटू जेड 261 है, तो x की वैल्यू 9 भी हो सकती है, 9 इंटू 29, और x की वैल्यू 29 इंटू 9 भी हो सकती है। अब 9 तो प्राइम नहीं है ना भाई, तो इससे तो नहीं कहा जा सकता। तो यहां पे जो राइट आंसर है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ दीज स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। द वेट ऑफ एक्स इन केजी is denoted by x. The weight of A, B, C, D, P, Q, R and S are measured given this. ठीक है भाई, अब P इज इक्वल टू R है, Q इज इक्वल टू S है। अब पहली बात तो यहां A और C 6 रख दें तो B प्लस D कितना बचा 11। अब B और D की वैल्यू यहां से निकालो। अगर मैं यहां से B की वैल्यू निकालूं तो ये B की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस PQR। ठीक है, तो चेंज कर लो इसको, R को P में चेंज कर लो, तो ये बन गया 2P माइनस Q 17। अब देखो P और R इक्वल है, R को P में चेंज कर लिया हमने, तो ये 2P और Q बच गया, उधर जाके माइनस 2P माइनस Q, मैंने छोटा Q ले लिया, उससे घबराओ मत। ठीक है, अब यहां से D की वैल्यू निकालूं 15 माइनस। अब यहां पे क्या करेंगे कि जो S है उसको Q में चेंज कर लो, क्योंकि Q और S इक्वल है तो S को Q मान लो, तो ये 2Q हो गया, तो उधर जाके माइनस का P और माइनस का 2Q। ठीक है, और B और D का सम ये। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, भाई ऐसे ही आएगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यहां देखो P एंड Q टुगेदर वेट मोर देन A एंड C, तब तक निकलेगा नहीं, तो यहीं से निकल सकती है P और Q की वैल्यू, तो P और Q में ही चेंज करना पड़ेगा हमें, और निकलेगी नहीं कैसे भी। आप ये सोच रहे होंगे R और S में क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहां दिया है ना P और Q का S से ज्यादा है भाई, P और Q B D यही रिलेशन है, Q S में तो कहीं दे ही नहीं रखा रिलेशन। अब B और D का सम 11 है, तो B कितना है 17 माइनस 2P माइनस Q, और D कितना है 15 माइनस P माइनस 2Q, दैट इज इक्वल टू 11। अब ये देखो कितना बनेगा, ये 2P P 3P और Q 3Q, और ये 17 और 5 कितना हो गया 32, उधर जाके माइनस, तो ये माइनस का 21, तो माइनस 3 से गया P प्लस Q दैट इज इक्वल टू 7, और A प्लस C कितना आया था 6। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि P एंड Q टुगेदर वेट मोर देन A एंड C, क्योंकि P और Q का 7 है और C का 6 है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। X, Y and Z jump forward 4, 6 and 5 respectively. ठीक है, at 8 a.m. they all land on mark 199. How many times will they all land on the same mark need not be at the same moment between mark 195 and 1000 if all of them cross mark 1000 by 9 a.m. ठीक है, तो पहले तो विल दे ऑल लैंड ऑन द सेम मार्क, तो मतलब वो तभी जब उनकी टाइमिंग मैच करेगी, मतलब 4, 6 और 5 का एलसीएम लो आप, वो आएगा 60। ठीक है, तो 199 पे 8 AM पे है, तो प्लस 60 का मल्टीपल जितना भी होगा, जितना भी आएगा, और मार्क बिटवीन 195 और 1000 है, तो लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, तो 60 इंटू एन, और ये माइनस करोगे तो लेस देन इक्वल टू 801, तो एन की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग आ गई भाई। ठीक है, तो 13 पॉइंट समथिंग है, तो एक 195 से बोला है ना उसने, तो 0 से लेकर के 13 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 13। तो कितनी बार आ जाएगा, हाउ मेनी टाइम विल दे ऑल लैंड ऑन द सेम मार्क डिड नॉट बी एट द सेम मोमेंट बिटवीन मार्क 195 एंड, तो 14 टाइम आ जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट 79. इफ 10 की पावर m इंटू 1000 इंटू n दैट इज इक्वल टू 75 की पावर 25, 25 की पावर 32 और 32 की पावर 75. तो वेयर n इज नॉट डिविजिबल बाई 10, तो देन द वैल्यू ऑफ m इज, तो 10 में चेंज करो भाई. 10 में चेंज कब होगा? जब 2 और 5 के पेयर बनेंगे. तो अगर मैं इसको देखूं, ये हो गया 10 की पावर m, ये हो गया 10 की पावर 3, ये इंटू n. तो इधर की तो बच गया 10 की पावर m प्लस 3 इंटू n. अब इधर देखो 75 को लिख सकते हो 5 की पावर 3 25 सॉरी 5 की पावर 2 25 इंटू 3 की पावर 25. 25 होगा 5 की पावर 2 की पावर 32 और 32 होता है 2 की पावर 5 की पावर 75. तो ये बन गया भाई 5 की पावर 2, तो 5 की पावर हो गया 50 इंटू 3 की पावर 25. ये 5 की पावर हो गया 64 और ये 2 की पावर हो गया 375. तो जीरो कब आती है? जीरो तो तभी आती है ना जब 5 और 2 का एक पेयर बनता है. और 5 और 2 का पेयर कब बनेगा? 2 तो इतनी बार आया और 5 आया सिर्फ 50 और 64. तो इतने ही पेयर बन सकते हैं ना, इतनी बार 10 आ सकता है, इतनी बार आ सकता है, मतलब 10 की पावर इतनी आ सकती है और इधर 10 की पावर इतनी है भाई. तो m प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 114. तो m की वैल्यू 114 माइनस 3 111. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है भाई. चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने जितने भी हमने यहाँ क्वेश्चन पढ़े हैं, जो भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, अगर आप ये कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं. इस मास्टर कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इस मास्टर कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप गूगल पे जाकर के सिंपली टाइप करें edutap.in, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे और यहाँ पे आपको सीसेट कोर्सेज दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ सीसेट कोर्सेज में आने के बाद ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है. इसमें आपको कंसेप्ट क्लास मिलती है जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और इसके अलावा जो आपका इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल वाला सेक्शन है वो भी इसके अंदर कवर्ड होगा. और कुछ रिवीजन क्लासेज भी होंगी जो कि एग्जाम पेपर से पहले होंगी भाई, मेन पे जब पेपर होगा सीसेट का उससे पहले. और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सारी चीज़ें रहती हैं. तो इस कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं. नो मोर पे जा करके आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लें. ठीक है भाई, जानने के बाद एक एक चीज़ थोड़ा सा आप जब जो भी आप चीज़ें चाहें तो वो सारी आपको यहाँ FAQs में भी मिल जाएगी और फिर आप इसमें इनरोल करें. ठीक है, चलिए, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.